हेलो, स्वागत है आप लोगों को आज के इस वीडियो सेशन में। आज हम लोग मैप का सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। मैप जो भारत की भौगोलिक स्थिति से शुरुआत किए थे। आज हम लोग भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक संघ राज्य जो भारत के बारे में हम लोग कहते हैं, उनमें से सबसे पहला जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, पहले राज्य था, लेकिन 2019 के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहे दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र। अब उनकी सीमाएं कुछ अलग अलग हो गई हैं। तो आइए हम लोग समझेंगे कि पहले जम्मू कश्मीर क्या था और अब के बारे में, अब जो लद्दाख का सीमा है वो कैसे हम लोग विस्तार करते हैं, तथा उसके जो महत्वपूर्ण स्थान है, पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर, हमारी कश्मीर, चाइना के द्वारा जो ऑक्युपाइड जो कुछ जमीन है जिसे हम ऑक्साई चीन कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंतिम जो रियासत रही, अंतिम जो शासन रहा, जो राजा का शासन रहा, वो डोगरा शासन का रियासत रहा। डोगरा शासन के अंतिम राजा हरि सिंह थे। 1948 में जब भारत 47 में भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अलग अलग हो गए, तब दो राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो उस बीच में जो रियासत थी, जो राजा थे जम्मू कश्मीर के हरि सिंह, न तो आजादी से पहले या आजादी के कुछ समय तक वो सोच ही नहीं पाए थे। वो स्वतंत्र रूप से एक अपना राज्य राष्ट्र अपना स्थापित करने का प्लान था, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा, कबायलियों के द्वारा वहां पे बड़े बृहद पैमाने पे हमला बोल दिया जाता है और बहुत सारे लोगों का कत्लेआम होता है। यही देखकर वहां के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय होना समझा और 1948 से लेकर के जम्मू कश्मीर आज तक भारत की एक अभिन्न अंग के रूप में है। वही 1948 की कहानी है, जब 1948 में पाकिस्तान के द्वारा हमला कर दिया गया। वो कबायली के भेष में उनके सैनिक थे, सैनिकों के द्वारा जब हमला किया गया, भारत के उस समय अंतरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपसी मतभेद था। पटेल जी चाहते थे अपनी सेना के सैनिक कार्रवाई के से हम लोग ले ले, जहां तक हम लोग गए थे, हमारी सेना आगे भी चल गई थी, लेकिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी के द्वारा यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव ले गया। अब ये प्रस्ताव पे आज भी यूनाइटेड नेशन में ही मामला है। आज भी हम लोग अपने जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग मानते हैं। अभी तो मानते क्या, अभिन्न अंग है मेरा। जो कुछ हिस्से यूनाइटेड नेशन द्वारा ये बात वहां पे रिजोल्यूशन रखा गया कि जहां तक आपकी सेना गई है वहां तक यथावत रखी जाए। अभी हम निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, हो सकता है आगे चलकर जनमत के माध्यम से निर्णय हो जाए कि ये किसका हिस्सा है, भारत का है, पाकिस्तान का है, लेकिन अभी तक यथावत रखी जाए। तो जो जहां तक पाकिस्तान के जो सैनिक आ गए थे वहां तक के हिस्से वो पाकिस्तान अभी तक उस पर शासन करता है। उसी को हम लोग पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी जो हिस्सा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब आप भारत का जब मैप देखते हैं तो मैप का जो ऊपर वाला भाग, जो एक भारत का एक मुकुट है, वो मुकुट जम्मू कश्मीर, अभी जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसके माध्यम से हमारे संघ एवं राज्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। पहले टोटली जम्मू एंड कश्मीर कहते थे इसको, जो आप मैप पे देख रहे हैं, ये टोटली जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता था। यहां तक जो 30% हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का, जो 30% हिस्सा था, अब इसे लद्दाख कहेंगे, लेकिन हम लोग 2019 के पहले के बारे में मैप का जिक्र कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर का 30% हिस्सा जो यहां तक आप देख रहे हैं, अगर दिख रहा होगा तो यहां तक का जो हिस्सा है वो पाक अधिकृत
कश्मीर का हिस्सा है। पाक अधिकृत कश्मीर में 3 हिस्से में हम लोग इसको बांटते हैं। ये जो ऊपर वाला जो भाग हो गया इसे हम लोग गिलगिट के नाम से जानते हैं, और इसके जस्ट उत्तर पूर्व में आप देखिएगा कि इसे हम बाल्टिस्तान कहते हैं। यहां जो हिस्सा जो देख रहे हैं, तीसरा हिस्सा जो पश्चिम में हिस्सा हो गया, इसे हम लोग आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। कई बार हमारे मीडिया ही नहीं अपितु लगभग 80 के दशक आजादी के बाद से जो घटनाएं, जो परिस्थितियां बनी हैं, ये यही रीजन के क्षेत्रों से हमारे जम्मू कश्मीर अशांति की ओर राह पे चला गया। 3 हिस्से हैं, याद रखिएगा, गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। इसी का जो कैपिटल है, जिसे हम लोग मुजफ्फराबाद कहते हैं, माना जाता है ऐसा, जनरली हम लोग जानते हैं, ये मुजफ्फराबाद पीओके का कैपिटल नहीं है, अपितु आतंकवाद का एक कैपिटल है, आतंकवाद का कैपिटल है। मुजफ्फराबाद वो हिस्सा है जो अभी वर्तमान में हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसी के आसपास जो सैनिक गए थे, यहाँ पे भी सैनिक है। यही हिस्सा को हम लोग LOC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका नाम दे दिया गया यूनाइटेड नेशन के बारे में। पहले इसे सीज फायर अरेंज करते थे या रेखा करते थे, लेकिन अभी हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। बाल्टिस्तान का एक घाटी है जिसको हम सस्क्राम घाटी के नाम से कहते हैं। ये घाटी चाइना को गिफ्ट में दे दिया पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान और चाइना के बीच जो रिलेशन है, बड़ा ही घनिष्ठ मित्रता का रिलेशन है। इसका जियोपॉलिटिक्स का ही एक गेम है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़े 3 देश को मान लेते हम लोग, जिसमें भारत, चाइना और रसिया को भी मान लेते हैं एशियाई देश के रूप में। तो इन तीनों शक्ति अपितु अभी इस क्षेत्र में जो हिंद महासागर, हिंद प्रशांत के क्षेत्र जो हमारे एरिया है, उसमें सबसे प्रभावी देश में से चाइना और पाकिस्तान, भारत है। तो भारत और चाइना के बीच तो रिश्ते अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स का हाथ है। तो सस्क्राम घाटी जो है वो पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट में दे दिया है। अभी हाल ही में SCO का बैठक हुआ था। SCO का बैठक में भारत की तरफ से चाइना के द्वारा जो इस क्षेत्र के बारे में जो आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में चाइना के द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। और यहाँ जो आप तिब्बत की जो सीमा देख रहे हैं, यहाँ से एक बेल्ट, क्योंकि आप जब मैप देखिएगा तो इस क्षेत्र का भी हिस्सा चाइना 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया है। जब भारत चीन युद्ध हुआ तो 1962 के युद्ध की स्थिति के उपरांत इस क्षेत्र को चाइना ने कब्जा कर लिया, जिसको हम लोग ऑक्साई चीन के नाम से जानते हैं। यहां पाकिस्तान इसे गिफ्ट में दे दिया। इस क्षेत्र से चाइना एक रोड बना रही है, जिसका नाम हम वन बेल्ट वन रोड के प्रोग्राम से जानते हैं, जिसका विरोध भारत हमेशा से करता है। कई बार भारत इस नक्शा को भी प्रदर्शित, जब चाइना कभी कभार नक्शा, विवादित नक्शा जारी करता है, अपना इस क्षेत्र का भी शामिल कर लेता है, पाकिस्तान भी कभी कभार इस क्षेत्र को शामिल करने वाला एक नक्शा, लेकिन भारत इस पे राष्ट्र के रूप में अपना प्रतिरोध दिखाता है। तो जनरली हम लोग पीओके के बारे में 3 हिस्सों के बारे में देख लिए, जिसमें गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर के बारे में। अब हम लोग भारत की जो अपना हिस्सा है, जो इस क्षेत्र के जो हिस्सा है, जो इसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर, अब चूंकि ये जो टोटली एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जो सीधे एरिया है, जब आपको दिख पा रहा होगा, ये टोटली एरिया अब ये लद्दाख का हिस्सा हो गया, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि जियोग्राफिकली भी हम लोग देख लेंगे कि यहीं पे दर्रा भी है। दर्रा के बारे में हम लोग देख लेंगे तो जो लद्दाख के जो सबसे ऊपरी है, जो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ने वाली जो काराकोरम दर्रा है। इसके बाद जोजिला टनल, जोजिला टनल श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। जोजिला टनल पे ही आप देखे होंगे कि जोजिला टनल बहुत बड़ा लंबा टनल, इसका
कई अन्य नाम भी अटल टनल के नाम से भी जानते हैं, जो 14 किलोमीटर एशिया का सबसे बड़ा टनल के रूप में स्थापित हुआ है, डबल लेन टनल के रूप में। अगला है बुर्जिला दर्रा। ये पीओके को भारत के कश्मीर से जोड़ता था। नीचे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की स्थिति है, ये श्रीनगर से जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। अब हम लोग जब ये इसकी अवस्थिति देख लेते हैं तो यहाँ पे कुछ अवस्थिति को और देखते हैं, जैसे जियोग्राफिकली इस क्षेत्र में कौन कौन से जो रेंज है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र में ये हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा है। हिमालय को हम लोग दो पार्टों में बांटते हैं। ऐसे तो हम लोग दो पार्ट में जनरली बांट देते हैं, लोग बनने के हिसाब से हम लोग जब देखते हैं तो दो, एक तो हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं और एक हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका 3 भाग होता है और ये एक माना जाता है कि ये 1 करोड़ वर्ष पहले बना था। हिमालय जो है पूरी दुनिया का सबसे नवीनतम बनने वाली पर्वतों श्रृंखलाओं में से एक है। ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। ये दुनिया का सबसे नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय है, जिसके बारे में हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं, तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हिस्सा है वो यही ट्रांस हिमालय के रेंज के बारे में आता है। आप मैप में जब आप देख लीजिएगा तो ट्रांस हिमालय के 4 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है जिसको हम काराकोरम कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी कहाँ है? तो जो आप ये काराकोरम का श्रेणी जो देख रहे हैं, जो यहां से दिख रहे हैं, ये काराकोरम श्रेणी है। दूसरा जो है वो लद्दाख श्रेणी है। दूसरा जो है लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। तीसरा जो है वो जास्कर श्रेणी है। चौथा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी है। तो इसकी अवस्थिति देखिएगा कि ये हो गया काराकोरम। हम लोग की कैपिटल के से देख लेते हैं, ये काराकोरम रेंज हो गया। और ये जो हो गया, ये एल से लद्दाख श्रेणी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जास्कर श्रेणी है। यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं, ये पीर पंजाल की श्रेणी है, पी श्रेणी है, पीर पंजाल की श्रेणी है। अब अगर जो जिसको दिक्कत होता है याद करने के लिए, तो एक ट्रिक है जिसको हम लोग, जो इसका अल्फाबेटिकल लेटर है, जिसको हम लोग KLJP के नाम से याद कर सकते हैं। KLJP के नाम से याद कर सकते हैं। के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जे से जास्कर और पी से पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसकी हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के हिस्से के साथ साथ इसकी जो इम्पोर्टेंट अवस्थिति है, जैसे काराकोरम की जो देख रहे हैं, अवस्थिति देख रहे हैं, वहीं पे भारत की जो सबसे ऊंचा चोटी है वो K2 है, जिसे हम लोग K2 को हम लोग गॉडविन
ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग शॉर्टकट में K2 के नाम से कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो नेपाल में है, सागर माथा के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। अभी जो आप ये स्थिति देख रहे हैं ये POK, पाक अधिकृत कश्मीर या लद्दाख जो सारी चीज है इसके हिस्से में, हमारे नहीं है। ये इस रेंज के ऊपर आप देख लीजिएगा तो इस क्षेत्र के बारे में कहिए, ये तो POK के क्षेत्र में आता है, लेकिन भारत का एक अभिन्न अंग है और ये मेरे हिस्सा है, तो इसलिए हम भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है वो गॉडविन ऑस्टिन के नाम दिया जाता है। दूसरी कंचनजंगा जो सिक्किम में है। अब जो हम लोग देखेंगे कि जो इस हिमालय के जो रेंज है, जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो लगभग 6100 मीटर के आसपास होती है। लगभग 6 किलोमीटर के आसपास इसकी सब रेंज की पहाड़ी की ऊंचाई है। ग्लेशियर के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ग्लेशियर में सबसे इंपोर्टेंट जो आता है यहाँ पे, जो आप इस एरिया के बारे में देख लेते हैं, K2 के जस्ट नीचे के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। तो K2 जो है वो यहाँ पे आप अगर अवस्थिति जो देख रहे होंगे, इस मुकुट के, ये मुकुट के बाद जो आप देख रहे होंगे, ये मुकुट के आसपास यहाँ पे क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन में हमारी एयरफोर्स और थल सेना के जवान रहते हैं। भारत के सबसे मशहूर पाकिस्तान के साथ एक युद्ध में सियाचिन की लड़ाई भी बड़ा फेमस है। दुनिया का सबसे ऊंचा कोई अगर युद्ध स्थल है तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। हमारी एयरफोर्स रहती है, आर्मी रहती है। तो यहां पे जब 84 में जब लड़ाई हुई थी, अवस्थिति क्या बनी थी, सियाचिन की जो लड़ाई थी वो यही सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान के जो आतंकवादी है, जो अपना इस्तेमाल करता है आतंकवादी सैनिकों को, यही रेंज पे चल रही थी, जिसके चलते बड़ी कठिनाइयां हुई भारत को ये निपटने के लिए कि ये सियाचिन की लड़ाई जो 1984 में हुआ, भारतीय सैनिक, चूंकि आप नीचे से अगर स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो तो ऊपर है, बैठे हुए हैं। तो ये सियाचिन की लड़ाई भारत अंततः जीता और ये अपने कब्जे में है। इसके नीचे जब आप देखिएगा तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लेह जिला है। लद्दाख में 2 जिले हैं, उनमें से एक जो लेह जिला है, लेह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेह जो जिला है, इसके नीचे ही अगर आप आइएगा तो क्या है, ये कारगिल है। अगर आप यहाँ पे जब इसके नीचे के बारे में जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पे सियाचिन है, यहाँ कारगिल है। कारगिल की जब लड़ाई 1999 जब हुई थी तो कारगिल पे भी यही हाल हुआ था कि पाकिस्तान के कुछ सैनिक या आतंकवादी जो है यहाँ पे बड़ी मात्रा में गोला बारूद लेके चढ़ गए थे और भारत को इस अवस्थिति और स्थिति उनका बाद में पता चला, जो बहुत देर हो चुका था। इसके बाद बड़ी मात्रा में सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, युद्ध की स्थिति हुई जिसमें वो हार गए और अंततः हम लोग कारगिल पे भी विजय प्राप्त की। इसमें जब हम लोग देखते हैं कि जो सियाचिन की जो युद्ध हुई थी, उस ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन को हम लोग मेघदूत ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। मेघदूत, मेघ बादलों, क्योंकि वहां तो हिम ग्लेशियर, इसे मेघ ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और यहीं पे एक जो फिल्म बनी है कारगिल की लड़ाई से ऑपरेशन मेघ के नाम से जानते थे। वहीं पे चंकी पांडे जो फिल्म बनता है कारगिल फिल्म, जो भारत में महाभारत रामायण और इसके बाद इतना बड़ा जो फिल्म बना, वो जो कारगिल फिल्म था, उसको लोगों ने बहुत हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं, जम्मू में श्रीनगर, कैपिटल क्या, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। श्रीनगर का ऐतिहासिक अगर हिस्सा आप देखिएगा तो ये अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है। अशोक के द्वारा स्थापित श्रीनगर स्थापित है और
हम लोग दर्रा के बारे में जब पढ़ रहे थे तो जो टनल था जिसको हम लोग बुर्जिला टनल कहते हैं, वो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ती है। पहले ऐसा होता था, जब ठंड के दिन आती थी तो वहां पे बर्फ, बहुत सारे बर्फ जम जाता था, जिसके चलते कई सारे प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य बंद हो जाती थी। वह जम्मू आ जाती थी। जम्मू में माता वैष्णो देवी की अवस्थिति है। अब हम लोग देखेंगे जम्मू की जो खूबसूरती है, क्योंकि जम्मू की एक क्लास में बताना संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर विविधताओं से भरा हुआ राज्य है, जहाँ पे हिमालय हैं, जहाँ पे ग्लेशियर है, उनकी बीच की जो पहाड़ी के बीच में जो क्षेत्र हैं, जो कश्मीर घाटी के क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे दो जो उनकी घास के मैदान है, उसको हम लोग दो नामों से जानते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग के बारे में। उस स्थान को ही हम लोग सोनमर्ग या गुलमर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम लोग कश्मीर के घाटी के बारे में देखेंगे और उनके कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में जो जानने लायक महत्वपूर्ण हो। धन्यवाद।